Hello students, कैसे हैं आप लोग? I am Alok from JCS. Today we will continue the chapter second of political science, that is democracy in the contemporary world. अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेमोक्रेसी इन चाइल्ड, डेमोक्रेसी इन पोलैंड एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, फेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, recent phase and about the democracy at the global level. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. नाउ वी सी द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी. अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, तो चाइल्ड और पोलैंड की तरह काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं यहाँ पर, जिनमें अलग अलग कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं. इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पर 3 मैप्स देखेंगे. फर्स्ट मैप जो है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 टू 1950, मीन्स 1900 से 1950 के बीच में कहाँ कहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी. फिर हम देखेंगे सेकंड मैप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975, मीन्स 1975 तक कहाँ कहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ चुकी थी. फिर हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन 2000 थर्ड मैप में, मीन्स ईयर 2000 में किन किन कंट्रीज़ में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई. फिर हम कंपैरिजन करेंगे 1900 टू 2000 तक का, जिसमें हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो 1900 में किन किन कंट्रीज़ में थी, फिर 1975 में किन किन कंट्रीज़ में आई और किन किन कंट्रीज से फिर वापस चली गई. फिर हम देखेंगे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो 2000 में फाइनली कहाँ कहाँ पहुँच गई. चलिए तो हम फर्स्ट मैप के बारे में डिस्कस करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 एंड 1950. अब यहाँ पे आपको 2 कलर्स दिख रहे होंगे, एक रेड एक ऑरेंज. अब पीडीएफ में आपको रेड ही कलर शो हो रहा है शायद, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी बुक लाइए, उसमें आप मैचअप कीजिए. 2 कलर्स हैं यहाँ पर, रेड और ऑरेंज. रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 एंड 1950, मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1900 में तो आ गई थी लेकिन 1950 में भी थी. जबकि ऑरेंज कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है डेमोक्रेटिक इन 1950 बट नॉट इन 1900, मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1950 में आई लेकिन 1900 में नहीं थी. अब हम पहले बात करते हैं रेड वाले एरिया की कि 1900 में कहाँ कहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी. तो पहले हम बात करें अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो अलास्का, कनाडा, यूएसए, पेरू, बोल्विया, चाइल, अर्जेंटीना, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर 1900 में डेमोक्रेसी आ गई थी. अब हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर 1900 में डेमोक्रेसी आ गई थी. और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, तो न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा शहर है, ऐसी कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेसी 1900 में आ गई थी. अब हम देख लेते हैं ऑरेंज वाले एरिया, जहाँ पे 1900 में डेमोक्रेसी नहीं थी लेकिन 1950 में आ गई. तो उसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो गई. अगर एशिया की बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और फिलीपींस. और अगर हम बात करें अरेबिक कंट्रीज़ की तो इसमें है इराक, तुर्की. अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की तो स्वीडन, फिनलैंड, ये कंट्रीज़ हैं. अब हम बात करें अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तो इसमें सिर्फ ब्राज़ील है और क्यूबा, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे 1900 में डेमोक्रेसी नहीं थी, 1950 में आई. अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975. यहाँ पे बस आपको एक ही कलर शो हो रहा है, येलो. तो अगर हम बात करें मोस्टली वही कंट्रीज़ हैं इसमें जो जहाँ पर 1950 तक डेमोक्रेसी आ चुकी थी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अलास्का, कनाडा, यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ से डेमोक्रेसी जो है 1950 में तो थी लेकिन 1975 में चली गई. तो हम देख सकते हैं पेरू, चाइल, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं, और ब्राज़ील जहाँ पे 1950 में तो डेमोक्रेसी थी लेकिन 1975 में चली गई. लेकिन कुछ और कंट्रीज़ भी जुड़ गई हैं, जैसे हम बात करें जापान की या इंडोनेशिया की या बोट्सवाना की, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ भी क्या हुआ है, डेमोक्रेसी 1950 में नहीं थी लेकिन 1975 में आ गई है. अब हम बात करें थर्ड वेब की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 2000. तो अब हम देखें कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है रशिया, अब वहाँ भी डेमोक्रेसी आ चुकी है. इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे,
मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, केन्या, घाना, नाइजीरिया, सूडान, माली। और अगर हम बात करें यूएसए की, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो वहाँ भी ब्राज़ील, पेरू, बोल्विया, अर्जेंटीना, चाइली, यहाँ पे फिर से डेमोक्रेसी आ गई है। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो यूरोपियन कंट्रीज़ लगभग सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ गई है। तो 2000 में काफ़ी सारे चेंज हुआ कि लगभग हर कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ गई। फिर भी कुछ कंट्रीज़ अभी रह गई हैं, जैसे चाइना, और एक चाइना की तरह ही अरेबियन कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ रह गई हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं आई। बट अगर हम कंपैरिजन करें 1975 से, तो मोर देन हाफ कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी 2000 में आ चुकी है। नाउ वी सी फेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें बिगिनिंग की इसकी, तो डेमोक्रेसी की जो बिगिनिंग है वो 17 और 18 सेंचुरी में हो चुकी थी। आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में सुना ही होगा, हिस्ट्री में आपको टॉपिक है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या? रिवॉल्यूशन मीन्स होता है जब लोगों द्वारा जो कोई पॉलिटिकल चेंज किया जाता है। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे रिलेटेड है। 1789 में ये रिवॉल्यूशन हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि पेरिस, जो कि फ्रांस की एक सिटी है, वहाँ पे 7,000 लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की थी, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया था। और वहाँ का जेल है उसको तोड़ के वहाँ के जो कैदी हैं, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर थे, उनको रिहा करवा दिया। उसके डर से जो वहाँ का किंग है, लुईस 16, उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अब बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो वहाँ की प्रोग्रेस थी वो काफ़ी स्लो थी। 18th और 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे पॉलिटिकल इवेंट हुए ब्रिटेन में, जिसकी वजह से वहाँ के जो राजा थे उनकी पावर अपने आप कम होने लगी थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वोटिंग राइट आ गया था। अब हम बात करें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं, मीन्स जो ब्रिटेन है, आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया, अमेरिका और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर ब्रिटिश रूल था, तो उनको क्या बोला जाता था? ब्रिटिश कॉलोनीज़। तो 1776 में जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ के अंडर में था। तो ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने नॉर्थ अमेरिका को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, मीन्स आज़ादी दे दी उसे। फिर यही कॉलोनीज़ वहाँ पे वापस आई और उन्होंने यूएसए को फॉर्म किया, मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1787 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना, मीन्स संविधान बना। लेकिन तब भी यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। अब अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, जब स्ट्रगल जो डेमोक्रेसी का था वो किस चीज़ पे सेंटर हो गया? पॉलिटिकल इक्वलिटी, मीन्स राजनीतिक समानता। सेकंड, फ्रीडम, मीन्स आज़ादी। और थर्ड इज जस्टिस, मीन्स न्याय। इनकी मेजर डिमांड एक ही थी कि जो भी एडल्ट सिटीजन है उसको वोट देने का अधिकार हो, मीन्स जो भी वयस्क नागरिक है, 18 साल के ऊपर वाले लोग, उन सभी को वोट देने का अधिकार हो। कई यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ मैन को वोट देने का अधिकार था, जबकि वुमेन वोट नहीं दे सकती थी। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मीन्स यूएसए में ऐसा था कि वहाँ पे जो श्वेत नागरिक हैं, मीन्स जो गोरे लोग हैं, सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। जो ब्लैक्स हैं वो वोट नहीं दे सकते। 1965 तक ऐसा चला। उसके बाद एक जो इनका डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल था वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड हो गया कि चाहे मैन हो या वुमेन हो, रिच हो या पुअर हो, वाइट हो या ब्लैक हो, सभी को वोट देने का अधिकार मिले। और इसे क्या बोला गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल सफरेज। अब यहाँ पे हम एक टेबल देखेंगे जिसमें ऐसी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज को ग्रांट किया गया, मीन्स सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। उसके पहले हम न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर 1900 में डेमोक्रेसी आ गई थी और सारे एडल्ट को, जितने भी वयस्क नागरिक हैं 18 ईयर्स के अबव वाले, उन सभी को वोटिंग राइट भी मिल गया था। तो जो न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पे 1900 मतलब कि काफ़ी पहले डेमोक्रेसी आ गई और सभी एडल्ट जो हैं सिटीज़न उनको वोट देने का अधिकार मिला।
अब ये टेबल देखिए, इसमें हम देखेंगे कि 1893 में न्यूजीलैंड में डेमोक्रेसी आ गई थी, साथ में लोगों को वोट देने का अधिकार भी मिला। 1970 में रशिया में आ गई थी डेमोक्रेसी, 1918 में जर्मनी में, 1919 में नीदरलैंड में, 1928 में ब्रिटेन में, 1931 में श्रीलंका में, 1934 में तुर्की में, 1944 में फ्रांस में, 1945 में जापान में, 1950 में इंडिया में, 1951 में अर्जेंटीना, 52 में ग्रीस, 55 में मलेशिया, 62 में ऑस्ट्रेलिया, 65 में यूएसए एंड 78 में स्पेन और 1904 में साउथ अफ्रीका। साथ में ये ऐसी कंट्रीज भी बनी जहाँ पे हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार भी मिला। नाउ वी सी एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या होता है? जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कमज़ोर कंट्री पे राज कर लेती है, और कॉलोनीज उन कमज़ोर कंट्रीज़ को बोला जाता है जिन पे पावरफुल कंट्रीज़ राज करती है। अब जैसा कि हमें पता है, जो यूरोपियन नेशन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ पे अपना राज बना के रखा हुआ था। जैसे इंडिया में भी आप लोग जानते हैं कि इसके पहले क्या थी, 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, जो कॉलोनीज़ थी, उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया इंडिपेंडेंस पाने के लिए। और जो इनको इंडिपेंडेंस कब मिला? 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके जस्ट बाद ये सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होती गईं। उनमें से इंडिया भी एक था जिसने काफ़ी स्ट्रगल किया और 1947 में इंडिपेंडेंस हासिल की। अब हम बात करते हैं घाना की। ये एक अफ्रीकन कंट्रीज़ है और पहली अफ्रीकन कंट्री है जिसे सबसे पहले इंडिपेंडेंस मिली। इसे 1957 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। इसका ब्रिटिश ने जो नाम रखा था वो रखा था गोल्ड कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे सोना काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था। इससे जो अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई और उनने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। यहाँ के एक पर्सन थे क्वेम क्रूमा, जिनको इनक्रूमा भी बोला जाता था। ये एक सुनार के बेटे थे और पेशे से टीचर थे। अब जब घाना इंडिपेंडेंट हुआ तो जो इनक्रूमा है वो घाना के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ये जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी थे और अफ्रीका की जो डेमोक्रेट्स है उसके लिए इंस्पिरेशन भी थे। लेकिन ये नेहरू की तरह नहीं थे। इन्होंने क्या किया, खुद को घाना का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया। 1966 में जो वहाँ की मिलिट्री थी उन्होंने इनको हटा दिया। तो घाना की तरह काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी आई लेकिन फिर चली गई और फिर डेमोक्रेसी आई। तो काफ़ी सारे चेंजेस होते रहे। मिक्स रिकॉर्ड रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ का कि डेमोक्रेसी आई लेकिन ज़्यादा समय तक रही नहीं, फिर चली गई, फिर आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे रिसेंट फेज़ की। तो रिसेंट फेज़ में क्या है डेमोक्रेसी? 1980 में लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, जो कि हमने पढ़ा है, सोवियत यूनियन मीन्स रशिया, वो लैटिन अमेरिका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है वो रूल कर रहा था, राज कर रहा था। तो 1989 और 90 में जैसे हमने पोलैंड की स्टोरी में देखा, तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी वो इंडिपेंडेंट हो गई और उनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी चुनी। 1991 में क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था, रशिया, वो खुद कई कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, कई कंट्रीज़ में ब्रेक डाउन हो गया और रशिया की भी ज़्यादातर कंट्रीज़ ने जो है वो डेमोक्रेसी को चुना। तो इस कारण से 1980 के बाद जो है पॉलिटिकल मैप में, वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में काफ़ी सारे चेंजेस आए। अब हम बात करें अपने पड़ोसी देशों की, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं 1990 में वहाँ से आर्मी रूल हट गया और वहाँ डेमोक्रेसी सेटअप हुई। लेकिन 1999 में जो जनरल मुशर्रफ हैं वो वापस से डेमोक्रेसी को हटा के वहाँ पर आर्मी रूल ले आए। उसके बाद 2008 में क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ को हटा दिया गया और डेमोक्रेसी वहाँ अगेन इस्टेब्लिश हुई। और बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भी 1990 में जो वहाँ के राजा थे उन्होंने काफ़ी सारे जो राइट्स थे, काफ़ी सारे जो पावर थे वो किसको दे दिए, वहाँ के जो इलेक्टेड लीडर्स थे, वहाँ के जो जनता द्वारा चुने गए नेता थे। लेकिन 2005 में वहाँ के जो नए राजा बने उन्होंने सारे जो पावर थे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई थी, जो फ्रीडम दी गई थी, वो वापस ले लिए। अब अगर हम बात करें ओवरऑल ट्रेंड की, मींस जो हमारा पास्ट फेज था और करंट फेज से, तो हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं डेमोक्रेसीज़ में। अब 2016 की बात करें अगर हम,
तो 140 कंट्रीज ऐसी हैं जहां डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं। मोर देन 80 प्रीवियस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो हैं वो अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर हम आज की बात करें तो अभी भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोग अपने ओपिनियंस फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उन्हें वहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है। वहाँ के लोग अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को चुन नहीं सकते और बड़े डिसीज़न जो हैं उनकी कंट्री से जुड़े हुए और उनकी फ्यूचर लाइफ से जुड़े हुए उन डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ऐसी एक कंट्री है म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से जानते थे। तो चलिए इसकी स्टोरी भी देख लेते हैं। 1948 तक यहाँ पे कॉलोनियल रूल था, मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इसको आज़ादी मिली 1962 में। यहाँ पे मिलिट्री कोप ने रूल किया, मींस आर्मी ने रूल किया। 1990 में इलेक्शन हुए जहाँ पे 30 इयर्स ओल्ड जो आंग सान सू की, जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD यहाँ की एक पार्टी है, उसकी लीडर थी। उन्होंने इलेक्शन जीता और वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन मिलिट्री लीडर्स जो हैं उन्होंने उनके इस स्टेप को रिफ्यूज़ कर दिया और आगे चल के आंग सान सू की को अरेस्ट कर लिया और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। म्यांमार में फिर क्या हुआ, जो मिलिट्री रूल था उसने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया। 6 से 10 लाख लोगों को घर से भागना पड़ा और कहीं और शेल्टर लेना पड़ा। अब जो आंग सान सू की हैं बर्मा की, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, मीन्स घर में ही कैद करके रखा गया था। उनका कहना था द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज़ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल टू लाइव होल मीनिंगफुल लाइफ एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी। कि जो उनका ये लोकतंत्र की खोज के लिए स्ट्रगल है, ये बर्मा के लोगों के लिए जीने के लिए सहायक है, उनके संपूर्ण और सार्थक आज़ादी के लिए सहायक है और वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उसके लिए भी ये एक संघर्ष की तरह ही है, एक स्ट्रगल की तरह ही है। अब उनका जो स्ट्रगल है उसको जो इंटरनेशनल जो मंच है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, उसमें भी सराहा गया और उनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया, नोबल अवार्ड। अब 2015 में NLD जो है उनकी पार्टी, उसने इलेक्शन लड़ा और वो जीते और वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी जो है वो फिर से इस्टेब्लिश हो गई। अब जो ये आप कार्टून देख रहे हैं ये 2005 में पब्लिश हुआ था। इस कार्टून के ज़रिए कार्टूनिस्ट ये बताना चाह रहा है कि कैसे एक आर्मी ऑफिसर 2005 में आंग सान सू की के 60th बर्थडे पे, मीन्स 60 साल की उम्र में जब उनका बर्थडे पड़ा, उस पर उनको कैसे विश कर रहा है, जो कि घर में कैद है। अब इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, फेसेस इन द एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने देखा द बिगिनिंग एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड रिसेंट फेस। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल और डेमोक्रेसी प्रमोशन, और जो इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब आज का आपका वर्क ये है कि जो हमने मैप्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975 और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 2000, इन दोनों मैप को आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है। वर्ल्ड के मैप ले आइए और उनको पॉइंट आउट कीजिए कि किन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी थी शायद 1975 में, किन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आई 2000 में, और आपको ये सारा वर्क अपनी फेयर कॉपी में करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।